हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत के पराक्रम से पीछे हटा चीन, लद्दाख में 3 पोस्ट से लौटने लगे चीनी सैनिक। जी हां दोस्तों, गलवान पर भारत की बड़ी जीत हुई है। लद्दाख में चीन के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गलवान से चीन के सैनिकों की गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां वापस जा रही हैं। चीन के सैनिक PLA PP-14 से टेंट हटाते दिखे। चीन के सैनिक गलवान, हॉट स्प्रिंग और गोगरा में वापस जाते दिखे। सूत्रों के मुताबिक अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चीन के सैनिक कितने किलोमीटर तक पीछे हटे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक 3 पोस्ट गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा से वापस जाते दिखे। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 माह से दोनों देशों के सेनाएं आमने सामने हैं। भारत अभी भी चीन के सैनिकों के वापस जाने के मामले पर बारीकी से नजर रखे हुए है। पेंगोन पर अभी भी चीन के सैनिक जमे हुए हैं। भारत का साफ कहना है कि चीनी सैनिकों को फिंगर 8 से पीछे जाना होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में जल्द खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट, इन कड़ी शर्तों के साथ मिलेगी अनुमति। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जल्दी फिर से होटल शुरू होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका भरोसा दिलाया है। हालांकि ये इजाजत कड़ी शर्तों के साथ दी जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में होटल व्यवसाय दोबारा शुरू होने से करीब 10 लाख लोगों को वापस रोजगार मिल सकेगा। दरअसल महाराष्ट्र CM उद्धव ठाकरे ने पिछले कई महीनों से जारी लॉकडाउन में ढील देने के फैसले पर विचार कर रहे हैं। CM धीरे धीरे राज्य को अनलॉक करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे सरकार अब होटलों को वापस खोलने की इजाजत देने के मूड में है। लिहाजा इस महामारी से बचाव के चलते ये इजाजत कई शर्तों के साथ दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के चलते त्रिवेंद्रपुरम में फिर लागू किया गया लॉकडाउन, सरकारी कार्यालय भी हुए बंद। जी हां दोस्तों, केरल की राजधानी में राज्य सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन के साथ ही सड़कें वीरान हो गई हैं। कुछ ही वाहन आ जा रहे हैं। नगर निगम के सभी 100 वार्डों और इसमें शामिल राजधानी के बाहर के 3 वार्डों में लॉकडाउन लागू है। सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालय बंद हैं। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी अपने आवास से ही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से एक बार रूम काम करने लगा है। पुलिस महानिदेशक लोकनाथ बोहरा ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ लोग अपने घरों में ही बंद रहें। यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो पुलिस कठोर कार्यवाही करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बुनकरों को भी हर साल मिलेंगे नगद रुपए, तमिलनाडु सरकार की नई योजना। जी हां दोस्तों, किसानों की तर्ज पर बुनकरों को भी हर साल आर्थिक मदद दी जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के बुनकरों के खाते में हर साल 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने बुनकरों के लिए एक योजना, नीकर सम्मान योजना शुरू की है। नीकर सम्मान योजना के पहले चरण में राज्य के 19,744 बुनकरों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। बाकी बुनकरों को अगले चरण में शामिल किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में इस सम्मान योजना को लॉन्च किया। योजना की लॉन्चिंग पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस योजना पर 10.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस समय तमिलनाडु में 54,789 रजिस्टर्ड बुनकर हैं। कर्नाटक सरकार ने यहां सिल्क, कॉटन और ऊनी हैंडलूम बुनकरों को इस सम्मान योजना से जोड़ा है। तो दोस्तों, बुनकरों के लिए कर्नाटक सरकार की इस योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। गृह मंत्रालय ने परीक्षा कराने की दी अनुमति, सस्पेंस पर लगा विराम। जी हां दोस्तों, एक बड़ा संशय इस बात को लेकर था कि क्या विश्वविद्यालयों या UGC से संबंधित संस्थानों को अनलॉक 2 पीरियड में परीक्षा कराने की इजाजत मिलेगी। अब इस संबंध में गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए जाने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा सचिव को खत भी लिखा गया है। दरअसल किसी
किसी भी विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षा संपन्न कराना आवश्यक होता है। ज्यादातर राज्यों में इस महामारी की वजह से परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद अब इस सस्पेंस पर विराम लग गया है कि एग्जाम नहीं होगा। अब हर किसी को यूजीसी की गाइडलाइन का इंतजार है। 25 जून को जब इस महामारी के मामले में तेजी से इजाफा हुआ तो यूजीसी के एक्सपर्ट्स पैनल ने 29 अप्रैल के फैसले को रिव्यू किया था। अगर बात पंजाब सरकार की करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि इस संबंध में कोई भी फैसला केंद्र सरकार और यूजीसी के निर्देशों के बाद ही लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जल्द ही पटरियों पर दौड़ेगी प्राइवेट ट्रेनें, रेलवे ने शुरू की तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार 21 जुलाई को प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पहली प्री बिड मीटिंग करेगी। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्रालय ने बेहद अहम और रेलवे के सबसे अनोखे कदम प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए पूरा खाका तैयार कर लिया है। योजना के मुताबिक RFQ प्रक्रिया के तहत 16 जुलाई तक प्राइवेट प्लेयर से उनके सवाल मांगे जाएंगे। 16 जुलाई अंतिम तिथि है। इसके बाद 21 जुलाई को पहली प्री बिड मीटिंग होगी। रेल मंत्रालय का लक्ष्य है कि 31 जुलाई तक सभी सवालों के जवाब दे दिए जाएं। रेल मंत्रालय 12 अगस्त को एक और दूसरी प्री बिड मीटिंग करेगी जिसके लिए प्राइवेट प्लेयर 7 अगस्त तक अपने सवाल मंत्रालय को भेज सकते हैं। दूसरी प्री बिड मीटिंग के बाद रेल मंत्रालय 21 अगस्त तक सभी सवालों के जवाब भेज देगी और सरकार 8 सितंबर 2020 को प्राइवेट प्लेयर से आवेदन आमंत्रित करेगी। रेल मंत्रालय के तय योजना के मुताबिक आवेदन आमंत्रित करने के 60 दिन के भीतर शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट या आवेदकों की लिस्ट जारी करेगी। इसके बाद बिडिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब इन चीनी कंपनियों को लग सकता है बड़ा झटका, 5G नेटवर्क से बाहर रखने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, चीन के सामान का बहिष्कार करने के तहत कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने रविवार को केंद्र सरकार से 5G नेटवर्क लागू करने की प्रक्रिया से चीनी कंपनियों हुआवे और ZTE कॉरपोरेशन को पूरी तरह बाहर रखने की मांग की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे एक पत्र में केट ने कहा है कि भारत की संप्रभुता और लोगों के व्यक्तिगत डाटा की सुरक्षा को देखते हुए इन दोनों कंपनियों को 5G नेटवर्क से बाहर रखा जाए। केट ने पत्र में कहा है कि सरकार ने जिस तरह हाल ही में 59 ऐप्स को प्रतिबंधित किया है उसी नीति का पालन करते हुए हुआवे और ZTE कॉरपोरेशन को 5G प्रक्रिया में शामिल होने से रोकना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोलर पावर से दौड़ेगी ट्रेन, भारतीय रेलवे इस शहर से शुरू करेगा यह प्रोजेक्ट। जी हां दोस्तों, इन दिनों भारतीय रेलवे में तमाम नए प्रयोग हो रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय रेलवे ट्रेनों को सोलर एनर्जी से चलाने की तैयारी कर रही है। हाल ही में रेलवे ने इस दिशा में बड़ा प्रयोग किया है। रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट लगाया है। यह प्लांट रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर लगाया गया है। इस सोलर प्लांट से 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा और इस प्लांट से बनने वाली बिजली से ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लॉन्च किया यह खास ऐप, जानिए पूरी जानकारी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक खास मेड इन इंडिया ऐप लॉन्च किया है। यह एक डॉक्यूमेंटेड स्कैनिंग ऐप है। सेल्फ स्कैन नाम के इस ऐप को राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बनाया है। ऐप की लॉन्चिंग के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि यह देशभक्ति की पहचान है। बनर्जी ने कहा है, मैं हमेशा अपने देश में बनाए ऐप इस्तेमाल करना चाहूंगी। यह देशभक्ति की पहचान है। जो आज पश्चिम बंगाल सोचता है वह कल पूरी दुनिया सोचेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल में भारत की आर्थिक मदद से बने नए स्कूल भवन का हुआ उद्घाटन। जी हां दोस्तों, नेपाल के इलाम जिले में भारत की 1.94 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से निर्मित एक नए 4 मंजिले स्कूल भवन का सोमवार को उद्घाटन किया गया। भारतीय दूतावास के मुताबिक यह स्कूल छात्रों को वैदिक और आधुनिक शिक्षा मुहैया कराने के लिए बनाया गया है। भारतीय दूतावास द्वारा काठमांडू में जारी एक बयान में कहा गया है कि 2009 में स्थापित श्री सप्तम माई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय के नए भवन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसमें नेपाल के अधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और भारतीय दूतावास के सदस्य शामिल हुए।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ के हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा और तटीय कर्नाटक में अच्छी बारिश के आसार हैं। पूर्वी भारत, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले जून मई में लगातार 21 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। इस दौरान डीजल की कीमत में 11.23 रुपए प्रति लीटर, वहीं पेट्रोल का दाम भी 9.17 रुपए प्रति लीटर चढ़ा गया। सरकारी तेल कंपनियां HPCL, BPCL, IOC ने लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। सोमवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए है, वहीं डीजल का भाव 80.53 रुपए रह गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। घट गया सोने का दाम, चांदी में भी 1217 रुपए की हुई सुस्ती। जी हां दोस्तों, HDFC सिक्योरिटीज ने सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में के बारे में जानकारी दी है। आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने के दामों में 42 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी के भाव में 1217 रुपए प्रति किलोग्राम की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज दोनों ही कीमतें धातुओं के भाव में तेजी देखने को मिल रही थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 48,964 रुपए है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का भाव 49,060 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। SBI ग्राहक ध्यान दें, ATM से कैश निकालने का बदला नियम, अब इस तरह निकाल पाएंगे पैसे। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ रहे ATM फ्रॉड को देखते हुए सरकारी बैंक SBI ने ATM से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। अब से ग्राहकों को पैसे निकालने के लिए OTP की जरूरत होगी, यानी आप बिना OTP के पैसे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। बैंक की इस सुविधा के तहत ग्राहक रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक बिना OTP के पैसे नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा दिन में आप पहले की तरह ही पैसा निकाल सकेंगे। आपको बता दें कि बैंक में अपने ग्राहकों के लिए यह सुविधा 1 जनवरी 2000 से शुरू की है। अगर आप 10,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा कैश निकालते हैं तो आपको OTP की ज़रूरत होगी। बिना OTP के आप 10,000 या इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने लॉन्च किया सक्षम मोबाइल ऐप, फाइनेंशियल स्कीमों के बारे में मिलेगी जानकारी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय की ओर से सोमवार को सक्षम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप को मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने लॉन्च किया और इस मोबाइल ऐप के जरिए स्वयं सहायता समूहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैंकों से जोड़ने और वित्तीय जागरूकता में मदद की जाएगी। इस ऐप को शुरू करने का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में वित्तीय जागरूकता के साथ ही बैंकों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना है ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति जिनपिंग विरोधी प्रोफेसर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सत्ता के खिलाफ उठाई थी आवाज। जी हां दोस्तों, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुखबिर आलोचक प्रोफेसर को पुलिस घर से उठा ले गई। प्रतिष्ठित सिंघुआ यूनिवर्सिटी में 57 साल के कानून के प्रोफेसर सू चांगरुंग जुलाई 2018 में पहली बार चर्चा में आए थे। उन्हीं दिनों चीन में संबंधित संशोधन के जरिए शी जिनपिंग के आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ कर दिया गया है। शू ने इस कदम की निंदा की थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारी भरकम पैकेज के बावजूद बैंकों से परेशान है उद्यमी, नहीं मिल रहा है सहयोग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने उद्योग क्षेत्र के लिए भारी भरकम पैकेज देकर उद्योग को संकट से उबारने की पहल कर दी है, लेकिन उसी अनुपात में बैंक सहयोग करने को तैयार नहीं है। कई बैंक शर्तों के साथ लोन दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में जहां कई खाते सहकारी बैंकों में हैं,
उन्हें लोन मिलने की संभावना ही नहीं है। उद्यमियों को त्वरित राहत देने के लिए केंद्र ने 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी लाइन गारंटी स्कीम फंड की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने इस ऋण को 0% जोखिम क्षेत्र में डाला है ताकि बैंक बेहिचक यह सुविधा ग्राहकों को दे सके। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सैमसंग दे रहा है मुफ्त में 2 गैलेक्सी S20 प्लस स्मार्टफोन खरीदने का मौका। जी हां दोस्तों, दक्षिण कोरिया की लीडिंग कंपनी ने हाल ही में भारत में अपनी 2020 QLED 8K टीवी सीरीज का ऐलान किया था, जिसका प्री बुकिंग 1 जुलाई 2000 से शुरू हो गई है, जो जुलाई 2020 से शुरू होगी। इस अल्ट्रा प्रीमियम स्मार्ट टीवी की खरीद पर 2 गैलेक्सी S20 प्लस स्मार्टफोन खरीदने का मौका होगा। सैमसंग ने नई रेंज वाली QLED 8K स्मार्ट टीवी 2020 के 4 मॉडलों को लॉन्च किया है। सैमसंग QLED 8K टीवी के 65 इंच मॉडल को 4.99 लाख रुपए में पेश किया है। वहीं इसके 75 इंच वाले मॉडल की कीमत 9,99,000 रुपए, 82 इंच मॉडल की कीमत 14,29,000 रुपए, जबकि 85 इंच वाले मॉडल की कीमत 15,89,000 रुपए निर्धारित की गई है। ग्राहक HDFC, ICICI और फेडरल बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की मदद से टीवी खरीद पर 15,000 रुपए के कैशबैक का फायदा उठा सकेंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।